मैं अमित सर अपने YouTube चैनल 90+ एकेडमी पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम प्रतिशत के पार्ट 6 पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इन सारे प्रश्नों को कम से कम समय में किस विधि द्वारा सॉल्व किया जाए जो बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाए, वह विधि के बारे में चर्चा करेंगे। और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं होगा, जो कुछ भी मैंने आप लोगों को पहले से पढ़ाया है उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। सिर्फ एक रास्ता पकड़ना है, एक कंसेप्ट पकड़ना है और उसी एक कंसेप्ट से सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है छात्रों, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो संख्या के मान में प्रतिशत कमी या वृद्धि कितना होगा। एक व्यक्ति है जिसको कहा गया कि एक संख्या को 3/5 से गुणा करो, लेकिन उसने 3/5 से नहीं गुणा किया, उसने गुणा कर दिया 7/4 से। 7/4 से गुणा कर दिया, तो अब इसकी वजह से या तो उस संख्या के मान में पहले की अपेक्षा अगर इससे गुणा किया जाता तो इसकी अपेक्षा इससे गुणा करने पर या तो मान अधिक आएगा या तो कम आएगा। तो मान कितना अधिक आएगा या कितना कम आएगा वह प्रतिशत में निकालना है। देखिए छात्रों, इस प्रश्नों को सॉल्व करने की जो सबसे सरल विधि है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका और इसका एलसीएम लेंगे। इसका और इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हो गया 20, इसका एलसीएम हो गया 20। 5 और 4 का एलसीएम हो गया 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3/5 गुणे 20 से, इस 3/5 में 20 से गुणा कर देंगे, मतलब इस एलसीएम से इस 3/5 में गुणा कर देंगे। देखेंगे मान क्या आता है। ये हो गया 4, 5 चौके 20 4, ये हो गया 12। फिर अब हम इसमें इससे गुणा करते हैं, ये हो गया आपका 20, एक कट के हो गया 5, ये सीधे सीधे वैल्यू हो गई 35। अब देखिए रियल में ये था कि अगर हम इस संख्या से गुणा करते 3/5 से तो जो मान आता वो 12 आता। ये मान लीजिए कि जो मान आता वो 12 के एवरेज में आता। लेकिन अभी जब हम इस संख्या से गुणा कर दिए हैं तो यह मान जो आ रहा है वो 35 आ रहा है। तो आप ये देखिए कि इस 12 से यह 35 कितना अधिक है। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2 होगा। मतलब ये कि 23 की वृद्धि हो गई। अगर हम 3/5 से गुणा करते तो मान 12 आता, लेकिन अगर हम 7/4 से गुणा कर दिए हैं तो मान 35 आ गया है। तो अब ये जो मान 12 आया है, इस 12 से कितना मान अधिक आ गया है, 23 आ गया है। यह मान 23 आ गया है और अब इस मान को हमें प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, तो अब देखिए जो प्रारंभिक मान आता वो 12 आता, तो जो भी प्रतिशत हमें निकालना है इस प्रारंभिक मान से निकालना है, क्योंकि इस प्रश्न में कहा गया है कि अगर 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता तो संख्या के मान में प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगी। अगर 3/5 से गुणा करता तो ये आता, इसकी वजह से गुणा कर दिया तो 35 आ गया, तो मान में वृद्धि आ गई। कितने की वृद्धि आ गई, 23 की। तो वह प्रतिशत में कितना, इसके हिसाब से कितना प्रतिशत अधिक है, यही बात इस प्रश्न में पूछा गया है छात्रों। अब इस चीज को हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे तो ये हो गया 23 और ये हो गया 12 गुणे 100। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 - 1/12, 2 - 1/12 गुणे 100। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 2 - 1/12। अब यहाँ देखिए छात्रों, यहाँ हमको करना क्या है कि यदि हम इसमें इससे गुणा कर दे तो ये 200 हो जाएगा, और अगर हम इसका इसमें गुणा करें तो ये 100 को 12 से अगर हम भाग देते हैं तो क्या मान आएगा। यहाँ देखिए 12/96, ये 8 हो गया, बचा 4 और ये हो गया नीचे 12, ये कट गया 1/3। मतलब 200 में से 8 सही 1/3 को हमें माइनस करना है। तो यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो सीधे सीधे जो मान आता है वो आएगा, ये आपका मान आ जाएगा 191 सही 2/3। जैसे 1/3 है तो क्या बचेगा, 2/3। 8 को घटा दीजिए तो यहाँ कुल मिला जुला के 8 घट गया
और यहाँ से 1/3 घट गया, तो इस 1/3 की जगह पर 2/3 आ गया, और अगर 8 घटाएंगे तो ये आपका 191 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रतिशत में मान आया जो इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है छात्रों, तो ये आप यहाँ एलसीएम निकाल लीजिएगा और एलसीएम से इस दोनों में गुणा करिएगा। जो मान आएगा वह मान से ये कंपेयर करिएगा कि इससे यह मान अधिक आ रहा है कि कम आ रहा है। अगर कम आया रहता तो भी हम इसी विधि से सॉल्व करते, तो अगर कम आता तो प्रतिशत माइनस में मान अगर यहाँ आता तो प्रतिशत में कमी आती, अगर प्लस में मान आया है तो प्रतिशत में वृद्धि होगी। ठीक है छात्रों, अब इसी से आधारित एक और प्रश्न और हम क्वेश्चन नंबर 29 चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 5 सही 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर उसके कर दिया, हमने यहाँ छूट गया कर दिया, उसका उत्तर त्रुटि प्रतिशत क्या होगा? उसके उत्तर का त्रुटि प्रतिशत क्या होगा, मतलब जो भी त्रुटि होगी वह उसका प्रतिशत क्या होगा। तो पहले देखिए हकीकत में जो था वो 5/3 से गुणा करना था, लेकिन गुणा हो गया 3/5 से, लेकिन गुणा हो गया 3/5 से। अब हम इसका क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम हो जाएगा 15। जब ये एलसीएम 15 हो गया तो इसमें 15 से गुणा कर दीजिए और इसमें भी 15 से गुणा कर दीजिए। ये कट के हो गया 5 और ये कट के हो गया 3 और यह जो वैल्यू आ गई हो गई 25 और ये जो वैल्यू आ गई 9। इसका मतलब ये कि जब हम इससे इसको चेंज कर रहे हैं तो कमी आ रही है। क्या हो रही है भाई? जाहिर सी बात है कि अगर हम 5/3 से गुणा करते तो 25 आता, लेकिन जब हम 3/5 से गुणा कर दिए हैं तो 9 आ गया है। कितने की कमी आ गई है? तो यहाँ देखिए यहाँ कमी आई है 16 की। कमी कितने की आई है? 16 की। तो ये जो 16 है इस 25 का कितना प्रतिशत है, यही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो आप यहाँ लिख देंगे 16/25 गुणे 100। ये कटा देंगे हम तो ये कट के हो गया 4, 16 चौका 64 प्रतिशत। ये माइनस में हम लिखेंगे इसलिए कि ये कमी को बता रहा है। कितनी की कमी हो रही है? 64% की कमी हो रही है। देखिए इस तरह का कोई भी प्रश्न होगा 28 या 29, पहले आप क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे और इसी एलसीएम से दोनों से गुणा कर दीजिए। जो राउंड फिगर में मान आएगा उससे कंपेयर करिए कि क्यों किसका मान अधिक आया है। अगर इससे यह मान अधिक है तो वृद्धि होगी, अगर इससे यह मान कम है तो कमी होगी। तो यह मान अभी कम है, मतलब कितना कम है तो आप देख लीजिए 16 कम है, तो हमने यहाँ 16 लिख दिया। 16 इस 25 का कितना प्रतिशत है? तो 16/25 गुणे 100 कर दिए, आ गया 64%। चूंकि कमी को बता रहा है इसलिए हमने माइनस का यहाँ चिन्ह लगा दिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 30 पर चर्चा करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कि किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 हो तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ स्कूल में लड़कों की जो प्रतिशत मान है वो 60 है। 60 का फ्रैक्शन मान क्या होता है? तो 3/5 होगा। 60 का फ्रैक्शन मान 3/5 होगा। इसका मतलब ये है कि टोटल जो छात्रों की संख्या है वो 5 है। ये कुल, इसका मतलब कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या 5 है। और यहाँ लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या, इस 3 का मान है लड़कों की संख्या। तो कुल छात्र 5 में से 3 गया 2, ये क्या है? ये है लड़कियों की संख्या, ये है लड़कियों की संख्या। यहाँ हो गया ये लड़कियों की संख्या। तो यहाँ अब अगर हम 5 में से 3 हो गया तो 2 हो गया, और ये 2 जो है लड़कियों की संख्या है। इसका मान दिया है 972। लड़कियों की संख्या का मान कितना दिया है? 972 दिया है। तो कह रहा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगी? तो आप देखिए यहाँ पर इसको हम कटा देते हैं, यहीं से इसको कटा देते हैं। ये 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये 6 हो गया। तो लड़कों की संख्या 3 है, तो 4, 8, 6 गुणे 3, 3 6 के 18, यहाँ 3 बटे 24, 1 25, 5, 3 चौके 12, 2 14।
लड़कों की संख्या होगी 1458। ये हमारा हो गया आंसर। ये रहा प्रश्न संख्या 30। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन छोटे परीक्षाओं जैसे कि रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी स्तर की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछता है। ठीक है छात्रों, इसके आगे हम प्रश्न संख्या 31 पर चर्चा करेंगे। देखिए, किसी विद्यालय में 60% लड़कियां हैं। यदि उस विद्यालय में 240 लड़के हो तो उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखिए, यहाँ लड़कियों की संख्या 60% कर दिया है, तो ये हो गया 3/5। 5 मतलब कुल विद्यार्थी, 3 मतलब लड़कियां। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो 5 में से 3 गया 2, तो 2 की जगह पर लड़के हैं। लड़कों का मान कितना दिया है, 240, तो यहाँ लिख देंगे 240। इसको कटा दिए, ये हो गया 120। हमें टोटल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है जिसमें लड़का लड़की दोनों है। एक उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो 120 गुणे 5 कर दीजिए, 12 25 60, कितना हो गया 600। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 600 हो गई। आई होप आप सभी लोगों को बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मतलब 32, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। अब देखिए छात्रों, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन अपनी आय का 12% किराए पर, 15% कोचिंग पर, 7% किताब पर और 23% घर पर और 13% कपड़ों पर खर्च करता है, तो मोहन की बचत क्या होगी। यहां सबसे पहले एक कंसेप्ट समझा जाए कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च, ये होता है आय। अब यहां से जैसे हमने यहां आय निकाला, तो यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं बचत। तो बचत बराबर आय माइनस खर्च। और तीसरा है, अगर हम खर्च निकालना चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं आय माइनस बचत। ठीक है, देखिए है तो सब एक ही फार्मूला, आय बराबर कितना आपका बचत हो रहा है और कितना आपका खर्च हो रहा है। अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये आपकी आय बन जाएगी। अगर हमें बचत निकालना है तो बचत बराबर टोटल आपकी कमाई कितनी है और उसमें खर्च कितना है, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बचत। और अगर खर्च निकालना हो तो टोटल आपकी कमाई कितनी है और उसमें से अगर बचत को माइनस कर देंगे तो हमारा खर्च का मान निकल जाएगा। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट रहा छात्रों। इस बेसिक कंसेप्ट पर यह प्रश्न यहाँ दिया गया है और एक दो क्वेश्चन और भी आगे इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और इस सिंपल कंसेप्ट पर यह क्वेश्चन दिया गया है। यह भी प्रश्न छोटी परीक्षाओं जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी स्तर की या रेलवे या एयरफोर्स ग्रुप वाई स्तर की कोई तैयारी कर रहा हो, उन सब परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कोई यह प्रश्न बैंक क्लर्क में भी पूछा जाता है, यह बार बार बैंक में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मोहन, तो पहले ये देखा जाए कि किसी भी व्यक्ति का आय होता कितना है, किसी भी व्यक्ति का आय कितना होता है। तो किसी भी व्यक्ति का आय प्रतिशत में होता है 100%। किसी भी व्यक्ति का आय प्रतिशत में हमेशा कितना होता है, 100%। ये याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का आय प्रतिशत में 100% होता है। ठीक है, तो अब उसने कहां कहां खर्च किया है ये देखेंगे हम। पहले उसका हम खर्च निकालेंगे, उसने कहां कहां खर्च किया। 12% किराए पर, यहां लिख देंगे 12। फिर आगे 15% कोचिंग पर, यहां लिख देंगे 15। फिर यहाँ 7% किताब पर, यहां लिख देंगे 7। फिर इसके आगे 23% घर पर, ये लिख देंगे। ठीक है, और फिर 13% कपड़ों पर। तो मोहन की बचत क्या होगी, हमने इसका पहले जोड़ेंगे, इसका मान कितना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन यहां से जोड़ेंगे, 3 3 6 7 13, 6 7 13, 13 5 18, 18 2 20। आप यहां लिख सकते हैं 20। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 3 3 6
6 7 13, 13 5 18, 18 2 20 का 0 हासिल 1, यहाँ 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 2 7, टोटल 70% उसका क्या हो गया, खर्च हो गया। और उसकी आय है कितना, 100%। तो आपसे प्रश्न में पूछा क्या है, तो मोहन की बचत कितनी प्रतिशत है। देखिए प्रतिशत पूछा है, तो 100% उसकी आय है और 70% उसकी खर्च है। तो उसकी बचत प्रतिशत में कितनी होगी, आप यहाँ देख सकते हैं, बचत बराबर होगा 100% माइनस 70% बराबर 30%। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 100% माइनस 70% इज इक्वल टू 30%। ठीक है, अब इसके आगे हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आप सभी लोगों को मैं बार बार एक ही बात समझाता हूं कि जब भी आप मेरी क्लास करें तो अपने साथ पेन और कॉपी जरूर रखिएगा और इससे नोट करते चलिएगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का जो उद्देश्य है कि आप बिल्कुल एक सीरियल वाइज से क्वेश्चंस का कलेक्शन भी करते चलिए, जिससे बाद में आपको किसी प्रकार का नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है छात्रों, अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे और सारे प्रश्नों पर। आगे का हम प्रश्न संख्या 33 पर चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि मोहन अपनी आय का 12% किराए पर, 15% कोचिंग पर, 7% किताब पर, 23% घर पर और 13% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि वह 21,000 रुपया बचाता हो तो मोहन की आय क्या होगी। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि टोटल खर्च उसने कितना परसेंट कर दिया। टोटल खर्च तो पहले किया है 12%, दूसरा किया है 15%, तीसरा है 7%, चौथा है 23% और पांचवा है 13%। इसको जोड़ेंगे हम तो आएगा वही वैल्यू 70, 3 3 6, 6 7 13, 13 5 18, 18 2 20, 1 2 3 3 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 70% उसने खर्च कर दिया। तो अब यहाँ से बचत आप निकाल सकते हैं कि बचत कितना प्रतिशत होगा, तो 30% होगा। क्यों होगा, क्योंकि आय बराबर होता है, बचत प्लस खर्च, बचत प्लस खर्च। और इसका मान सदैव कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। तो 100% बनाने के लिए अगर ये 70 हो गया तो ये 30 होना अनिवार्य है, या 100 में से अगर 70 को घटा देंगे तो ये 30 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसका मान 30% होगा, मतलब बचत का मान 30% होगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है ये देखिए, कह रहा है कि यदि वह 21,000 रुपया बचाता हो। ठीक है, बचत प्रतिशत में 30 है और बचाता कितना है, वो 21,000 रुपया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकाले तो होगा 3/10। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3/10। तो अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि टोटल जो 100 पर जो आय है वो 10 है, उसमें बचत कितना है, 3 है। तो यहाँ 3 बराबर रख सकते हैं कितना, 21,000। 3 बराबर क्या रख देंगे, 21,000। देखिए इस 30% से अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो ये 3/10 होगा। 10 बताएगा आय को मतलब 100% को, और 3 बचाएगा बचत को मतलब 3 के। तो बचत का मान 21,000 है, तो 3 बराबर 21,000। तो यहाँ से हम कटा देंगे तो ये हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो हमें 10 का मान निकालना है, तो 7,000 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 70,000। मतलब ये कि मोहन की जो आय है, जो मोहन की आय थी वो कितनी है, 70,000 थी। तो आपको समझ में आ गया। देखिए इसके आगे का जो प्रश्न है वो इसी बेस पर है, लेकिन उसमें कुछ कंसेप्चुअली चीज बदल गई है। तो बेसिकली इसके बारे में समझ लीजिए कि ये जो प्रश्न है वो डायरेक्टली कह क्या रहा है। इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रश्न स्टार्ट करेंगे तो बिना इसके समझे आप इसको आप बेहतर से समझ नहीं पाएंगे। देखिए ये जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि मेरी आय 100% है तो मैंने 100 में से 10 रुपया ए पर खर्च कर दिया, 100 में से 20 रुपया बी पर खर्च कर दिया, 100 में से 30 रुपया सी पर खर्च कर दिया, 100 में से 40 रुपया डी पर खर्च कर दिया। मतलब कि जो भी खर्च हो रहा है वो 100 में से डायरेक्टली निकल रहा है। क्या निकल रहा है? डायरेक्टली निकल रहा है। ये जो प्रश्न है ये क्या कर, 100 में से 12 ये खर्च कर दिया, 100 में से 15 इस पर खर्च कर दिया, 100 में से 7 इस पर खर्च कर दिया, 100 में से 23 यहाँ खर्च किया है, 100 में से 13 यहाँ खर्च किया है। लेकिन छात्रों क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न संख्या 34 यही बेस है, लेकिन कंसेप्ट इसका थोड़ा सा अलग है। इसीलिए मुझे यहाँ आपको यह चीज फिर से एक बार रिमाइंड करानी पड़ी कि ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली 100 में से आउट निकल रहा है, लेकिन इस प्रश्न में डायरेक्टली 100 में से नहीं निकलेगा। चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर या प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि राम अपनी मासिक आय का 33.1/3% मोबाइल पर खर्च करता है और शेष का 12.1/2% धूम्रपान पर और शेष का 14.2/7% यात्रा करने में तथा शेष का 20% कोचिंग पर खर्च करता है, तो राम की बचत कितना है? देखिए हर जगह शेष आया है, इस क्वेश्चन में वो शेष नहीं था, यहाँ हर प्रश्न में क्या आया है? शेष आया है। इस शेष को आप समझेंगे कि इस शेष का क्या मतलब है। यहां भी शेष आया है, यहां भी शेष आया है और यहां भी शेष आया है। सपोज करिए कि मेरे पास 1000 रुपया है, मेरे पास 1000 रुपया है, तो मैंने सबसे पहले 10% कहीं खर्च कर दिया एक काम पर, तो 10% खर्च कर दिया तो हमारे पास बचा कितना? 90%। तो 90% का जब यहां से मान निकालेंगे, यहां से 90% का मान निकालेंगे तो यह मान हो जाएगा 900। फिर अगर अब क्या कह रहा है कि शेष का मतलब यही 10% के निकालने के बाद जो बच रहा है वही शेष है। अब डायरेक्ट आप 1000 में से अब उसको नहीं निकालेंगे, पहले आप 10% निकाल दिए, जो बचा अब उसका फिर निकालेंगे। फिर मान लीजिए कि अगर हम सपोज कर लीजिए कि इसका यदि हम निकाल दिए 40%, हमने यहां इसका निकाल दिया तो 40% निकाल दिया, ये कट गया, ये भी 9 चौका 36, कितना निकल गया? 360 निकल गया। ठीक है, 40% निकाल दिए तो 40% अगर सॉरी एक मिनट 40% यदि अगर यहाँ 900 है, 40% मैंने खर्च कर दिया तो अब मेरे पास बचा क्या? ठीक है, 40% यदि मैंने खर्च कर दिया तो अब मेरे पास बचा क्या? तो वो बचा है 60%। तो अब यहाँ 60% का मान निकालेंगे, ये कट गया, 9 छक्का 54, तो 540। अब जो मेरे पास बचा है वो 540 है। फिर कह रहा है कि 540 का फिर 10% निकाल दीजिए। 540 का 10% फिर किसी चीज पर खर्च कर दिया, तो अब अगर फिर 10% खर्च करेगा तो बचेगा कितना? 90%। लेकिन किसका? इसका 540 का 90% बचेगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, 9 चौका 36 का 6, 9 5 45, 3 48, ये कितना हो जाएगा? 486। अब कितना बच गया? 486 बच गया। तो अब ये जो प्रश्न है वो इसी मेथड पर है कि अगर शेष आ रहा है तो पहले आप निकाल दीजिए, उसके बाद बचा अब उसका उतना परसेंट निकालिए, फिर उसके बाद उसको घटाने के बाद जो बचेगा फिर उसका जो भी परसेंट दिया रहेगा वो निकालिए। तो इस प्रश्न में इस तरह से दिया गया है, ना कि इस प्रश्न की तरह सीधे सीधे आप 100 में से निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इस प्रश्न की प्रकृति को समझ गए, इस प्रश्न में करना क्या है और यह पूछ क्या रहा है। अब इसको मैं शॉर्टकट विधि से इस प्रश्न को सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना खर्च किया है। खर्च ये 33.1/3%, इसके फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी 1/3। फिर दूसरा है 12.1/2%, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगा 1/8। फिर तीसरा है 14.2/7%, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगा 1/7। फिर चौथा है
20%, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगा 1/5। देखिए ये कह क्या रहा है, ये जो नीचे की वैल्यू है, ये सारे जो नीचे की वैल्यू है ये हमारा आय को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? आय को बता रहा है। और जो ऊपर की वैल्यू है वो खर्च को बता रहा है। तो अब हम यहाँ पर एक सारणी बना लेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अन्यथा आप इस तरह से डायरेक्ट भी करेंगे। यहाँ मान लीजिए ये आय हो गया और ये यहाँ खर्च हो गया, ठीक है। तो आय देखिए, इसमें आय दिया है 3 और यहाँ खर्च नहीं, यहाँ बचत करिए, यहाँ दिया है बचत, ठीक है। आय दिया है 3 तो यहाँ बचत कितना होगा? देखिए अगर आय यहाँ 3 है तो खर्च 1 है, खर्च 1 है और बचत 3 है, तो 3 में से 1 गया, तो बचत कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ आय 8 है और खर्च 1 है, तो यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ अगर 8 में से 1 घटाएंगे तो बचत कितना होगा? 7 होगा। यहाँ आय 7 है, अगर इसमें से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर अगर घटाएंगे तो यहाँ बचत कितनी होगी? 6 होगी। फिर यहाँ इसको घटाएंगे, यहाँ अगर देखा जाए तो 5 आपकी आय है और इसको घटा दिया जाए, आय में से खर्च को घटा दिया जाए तो यहाँ बचत होगी 4, ठीक है, बचत होगी 4। और जो यहाँ वैल्यू दिया गया है ये अभी नहीं पूछा, इस आपसे डायरेक्ट पूछा है तो राम की बचत कितना प्रतिशत है। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें कॉमन रहेगा इसको हम कटा देंगे, 7 से 7 कट गया, ठीक है। इसको आप कटा दीजिए, 4 दूनी का 8 और ये कट के हो गया 2, ठीक है। अब इसको यहाँ कटा सकते हैं, 3 एकम में 3, 3 दूनी का 6। तो इधर राउंड फिगर में बचा क्या? इधर 5 बचा और इधर 2 बचा। इधर 5 बचा है और इधर क्या बचा है? 2 बचा है। बारीक से समझने की कोशिश करिएगा छात्र। देखिए ये दोनों तरफ जो दिया रहेगा उसको हम कटाएंगे, सब दोनों तरफ कटा के बिल्कुल एक छोटा मार्क मान लाएंगे। जैसे यहाँ 7 था तो 7 कट गया, फिर यहाँ 4 था, यहाँ 8 कट गया, 4 दूनी का 8, यहाँ 2 आ गया, इस 2 से इस 2 को मैंने कटा दिया, यहाँ 3 दूनी का 6, यहाँ 2 हो गया, बचा 5। तो ये 5 और ये क्या हो गया? 2 हो गया। तो आपकी जो आय आई है वो 5 आया है और जो बचत आई है वो 2 आया है। तो 2 5 का कितना प्रतिशत है? क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है? राम की बचत का प्रतिशत। तो आय आपका 5 है और बचत 2 है, तो 2 5 का कितना प्रतिशत है ये आप निकाल दीजिए। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 20, 20 दूनी का 40, कितना हो गया? 40%। तो यहाँ बचत क्या होगी? 40% हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट कंफ्यूजन होगा तो यहाँ बोर्ड पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रखा है। आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट को आप सेंड कर दीजिएगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपके डाउट को मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 मतलब प्रश्न संख्या 35 को देखेंगे। एक आदमी अपनी आय का 50% भोजन पर तथा आवास पर खर्च करता है, शेष का 20% कपड़ों पर तथा बाकी का 25% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। अब उसके पास 4200 रुपया बचता है तो उसकी आय कितनी है? देखिए सबसे पहले 50% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो होगा 1/2। फिर दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू 20 है, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5। फिर तीसरा है यहाँ 25 दिया गया है, यहाँ 50, यहाँ 20 और यहाँ 25 दिया गया है। 1 मिनट, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/5। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू 25% का, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो हो जाएगा 1/4। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/4। पर अब उसके पास 4200 रुपया बच जाता है, माने सेव हो जाता है, तो उसकी आय कितनी होगी? अब देखिए तुमको एक चीज यहाँ हमने क्लियर करा दिया कि ये जो वैल्यू है ये टोटल आय को बताएगा, ये भी आय को बताएगा, ये भी आय को बताएगा। नीचे की जो वैल्यू है वो आय को बता रहा है, जो ऊपर की वैल्यू है वो खर्च को बता रहा है। क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 50% खर्च हो रहा है, इसलिए ऊपर की जो वैल्यू है वो खर्च को बताएगा। तो आप यहाँ आय लिख दीजिए और ये हो गया आपका बचत, ये आपका हो गया बचत। अब देखो यहाँ पर आय हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 4। अब बचत कैसे हम बनाएंगे? तो 2 में से 1 गया 1
5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। ये हो गया 2 में से 1, 5 में से 4, 4 में से 3। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका बचत। अब हम इसे कटाने की कोशिश करेंगे, जो कट सकता है उसको कटा दिया जाए। ये हो गया, ठीक है। अब अगर नहीं कटता है तो क्या करेंगे, ये इस दो जो भी वैल्यू है ये गुणा हो रहा है। अगर कट सकता है तो कटा दीजिए, नहीं कटता है तो आप गुणा कर लीजिए। 2 गुणे 5 कितना हो गया 10, 1 गुणे 3 ये कितना हो गया 3 हो गया। तो आय हो गई 10 और बचत हो गया 3। और इस बचत का जो मान है वो कितना दिया है 4200 दिया है। तो यहां लिख देंगे 3 बराबर 4200, 3 बराबर 4200। तो 10 बराबर क्या होगा, तो यहाँ हो गया 4200 बटे में 3 गुणे 10। इसको कटा देते हैं, ये हो जाएगा 14 और ये गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 14,000, ठीक है। तो आई होप छात्रों आज की जो क्लास है आपको बिल्कुल समझ में आई होगी और आप इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई भी डाउट कंफ्यूजन होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कंफ्यूजन क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं क्लोज होती है। हम कल अगले फिर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आप अगर मेरी वीडियो आपको पसंद हो आ रही हो, अच्छी लग रही हो या आपको नॉलेज मिल रहा हो मेरे वीडियो से, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा कि वो लोग भी घर बैठे एक अच्छा ज्ञान और अच्छा कंसेप्ट मैथ पर बना सके। ओके छात्रों।